नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज फिर हमें ये एक सुअवसर मिला है कि देश के एक ऐसे युवा और सुप्रतिष्ठित कवि जो युवा साहित्य अकेडमी अवार्ड से तो सम्मानित हैं ही, लेकिन युवाओं के बीच भी वो अद्भुत लोकप्रियता के साथ आगे बढ़ते हैं। दरअसल खुद तो युवा हैं ही वो, लेकिन अपने समय की और इस समय की चुनौतियों को वो जिस रूप में अपने लेखन कर्म से रखते हैं, चाहे वो एक लोक कवि की तरह उनकी कविताओं का बहुत उच्चतम और अप्रतिम स्तर पर प्रस्तुतिकरण हो, या फिर उनका लेखन हो जिसमें उपन्यास की बात करूं मैं, यार जादूगर या अवघड़, और या फिर उनके कमिटमेंट की बात करूं। वो एक ऐसे कवि हैं कि अंतर विरोधों को न सिर्फ वो समझते हैं, बल्कि उन अंतर विरोधों को जीते हुए भी उसका विष अपने गले के नीचे नहीं जाने देते हैं, उसे कहीं रोक लेते हैं वहीं। तो मेरे साथ हैं अद्भुत अप्रतिम युवा कवि नीलोत्पल मृणाल। बहुत स्वागत करता हूं नीलोत्पल जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं बहुत उम्मीद से हम सभी आपकी तरफ देखते हैं। इलाहाबाद के लड़कों से ही शुरू करते हैं। इलाहाबाद को मैंने भी देखा है। एन झा हॉस्टल जो होता है, जो आईएएस की एक समय बिल्कुल कहा जाए कि एक ऐसी शाला थी कि जहाँ से आप गए और आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर, आईएफएस बनकर निकले। बहुत परिवर्तन भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। मुझे याद आता है कि प्रभाष जोशी जी ने जब कागज कार्य लिखते थे वो, तो उन्होंने लिखा था कि एक बार कहा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में टग ऑफ वॉर खेलते हैं जब लोग, रसाकशी का खेल खेलते हैं। शुरुआत करते हैं आईएएस से, फिर पीसीएस पर आते हैं और अंत में स्टाफ सिलेक्शन ग्रेड, या फिर लास्ट में बहुत धीरे फुसफुसाते हुए कहते हैं क्लैरिकल क्लैरिकल। सपने बड़े ऊंचे होते हैं फिर टूटते हैं। तो ये सपनों की उम्मीद का गीत है, ये सपनों के आसमान छूने का गीत है। कैसे विचार मन में आया? असल में इस गीत की पृष्ठभूमि में मेरी भी इसी तरह के सपने की दौड़ की एक कहानी है। और मैं दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा था, और मेरे साथ जो पूरा एक समूह था जो साथियों का, हाँ। वो उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण से निकले हुए सपनों की अपनी अपनी उड़ानें लेकर मुखर्जी नगर में पहुंचे गए वो लोग थे, जिनमें से अधिकतर लोगों ने उसे पाया और साकार किया, और आज वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं। और ये संयोग कहिए कि उसमें से अधिकतर मध्य प्रदेश में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, और सबसे ज़्यादा जो मेरे परिचित हैं और मेरे सीनियर हैं वो सब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। तो वहीं से वो निकल के आया वो गीत, और मैंने महसूस किया वहाँ के हॉस्टल्स में जाकर, वहाँ के विश्वविद्यालय में, वहाँ की गलियों में। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाहाबाद इस गीत में एक प्रतीक भर है, जैसा कि आपने भी शुरू में कहा, क्योंकि संघर्ष का जो रेशा है वो भोपाल में, इंदौर में, पटना में, हाजीपुर में, इलाहाबाद में, जयपुर में, या बाड़मेर में, या रांची में, हजारीबाग में, वो सब एक जैसा है। वो संघर्ष का रेशा एक जैसा है, उसकी बनावट बुनावट एक जैसी है, बस कहीं कहीं डिजाइन अलग है। कहीं भाई 5x10 के कमरे में संघर्ष हो रहा है, कहीं 10x12 के कमरे में संघर्ष हो रहा है मुखर्जी नगर में। बिल्कुल ठीक है ना। तो कहीं हिंदी भाषा में कोई संघर्ष कर रहा है, कहीं कोई तेलुगु का विद्यार्थी भी जो है कि वो आंध्रा में उसी तरह का संघर्ष कर रहा होगा। तो ये जो रेशा है, उस रेशे ने ये गीत बुन के दिया मुझे, और इलाहाबाद एक प्रतीक के रूप में। मैं दो पंक्ति में उसका सुनाता हूँ। वाह वाह। कि कोई बलिया देवरिया कोई रे आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद रे पैदल चल कर आया है। बाबूजी चिंता ना करिहा, वाह। कोई ये कह करवाया है, बेटियों का हौसला भी बाप से लड़ करवाया है। कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़ करवाया है, हजारों ख्वाब का लश्कर ख्वाब का पटरियां चढ़ करवाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना, अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना, एक भी सपना ना टूटे। अरे इलाहाबाद के लड़कों, तुमसे ये मौका ना छूटे। इलाहाबाद की लड़कियों, तुमसे ये मौका ना छूटे। तो इसमें इलाहाबाद एक प्रतीक है। ये संघर्ष हिंदुस्तान के किसी भी छोटे कस्बे, किसी भी छोटे गांव देहात में बैठे हुए लड़के लड़कियों की संघर्ष की गाथा है। और उनकी मसाल यात्रा में यह एक मसाल बन के गीत मैं लेकर चलता हूँ पीछे पीछे, कि वो जब अपनी लंबी यात्रा करें तो मैं पीछे पीछे इस गीत का एक टॉर्च लेके चलता हूँ, कि कहीं अगर गाहे बगाए उनको इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं ये गीत लेके उनके सामने। सुंदर बात कही है नीलोत्पल जी आपने। और इस दौर में जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोटिवेशनल किताबों से लोगों के शेल्फ भरे हुए हैं, लेकिन ये जो एक देशज ध्वनि है, ये जो आपके मुखारविंद से, आपके सुरीले कंठ से और सच के रूप में निकलती है, बल्कि मैं कहूँगा उड़ती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे कहती है कि मैं थक कर बैठा हूँ, कहीं निराश भी हूँ, बाबूजी का चेहरा भी याद कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन अचानक ऐसा लगता है कि किसी ने खड़ा किया और कहा दौड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चलो आगे बढ़ो, शर संधान करो। आदित्य हृदय स्त्रोत याद आता है मुझे कि राम जब थक गए तो फिर कहा गया कि भाई अगस्त ऋषि को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा सूर्य उपासना का अद्भुत मंत्र है राम, आप क्यों थके और क्लांत है। खैर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस तरह आप आज के युवाओं को देख रहे हैं नीलोत्पल जी, वो कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अब उनके सामने एक बहुत खुला जीवन है, पब हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, लिव इन है, और इसी के बीच में करियर के चैलेंजेस भी हैं। एजुकेशन सिस्टम, माफ़ कीजिएगा मुझे कहने में संकोच नहीं, कि हम चौराहे पे खड़े हैं। कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, हार्वर्ड तो बहुत बाद की बात है, और हमारे देश के भी जो विश्वविद्यालय हैं उसमें भी ये है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो बेहतर शिक्षा है। शिक्षा का पूरी तरह व्यवसायीकरण हो चुका है। ऐसे में युवाओं की चुनौतियाँ आप किस तरह से, किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से जिन चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, उसकी वो जो संशय है वो किसी भी एक सजग नागरिक के मन में इसी तरह से पहले उपजेगा कि असल में हम चौराहे पर खड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था तो चौराहे पर है और हम उस चौराहे पर खड़े हैं। शिक्षा व्यवस्था ही चौपाटी पर आ गई है और हम वहाँ पर चौराहे पर खड़े हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से जो व्यवसायीकरण की बात आपने की, असल में क्या है कि हम जहाँ आप शिक्षा ले रहे हैं वो शिक्षा देने वाला मंदिर नहीं रहा, हम एक ग्राहक के तौर पर एक सर्विस ले रहे हैं। ठीक बात। जहाँ संस्थान भी हमें सर्व कर रहा है, कोचिंग हमें सर्व कर रहा है, मेंटर हमें सर्व कर रहा है, कोच हमें सर्व कर रहा है, वो उपभोक्ता को सेवाएं दे रहा है। और उपभोक्ता को सेवाएं देने में आप नैतिकता की बात कर नहीं सकते। बहुत सपोज आप गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड दिखा के कह सकते हैं कि भाई नट बोल्टू खराब हो गया है 6 महीने में, तो कहेगा बदल दो, इसका नोट्स बदल दो, थोड़ा अपग्रेड कर दो। आप उनसे नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम कितनी भी बातें कर लें, हम कितनी भी तरह की लफाजियाँ कर लें, सच बात यह है कि हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है वो अगर सरकारी स्कूल में प्राथमिक स्तर पर नहीं सुधरेगा तो आप तमाम तरह की सुविधाएं लाकर भी युवाओं को एक दिशा नहीं दे सकते। आप अपनी पीढ़ी के पास जाइए, आप अपनी पीढ़ी से थोड़ी सी और पीछे जाइए तो आप पता करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी थे फलना कुमार, आप पता करेंगे कि विदेश में राजदूत थे फलना कुमार। फिर आप पूछेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, तो आप पता करेंगे रीवा के किसी गांव में उन्होंने प्राइमरी में पढ़ा था। ठीक कर रहे हैं। ये आज से 20-30 साल पहले जो रिटायर हो गए उनकी कहानी मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनमें से आप किसी से ये नहीं पूछेंगे कि ये दून में पढ़ के चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश या चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश बने होंगे। उत्तर प्रदेश उसमें आप किसी से नहीं पूछेंगे उस शेरवुड स्कूल में पढ़ के कुछ बने होंगे। आप उनकी पृष्ठभूमि में पाते हैं कि वो रीवा में थे, वो मंडला में थे, वो जबलपुर के गांव में थे, वो सागर के गांव में थे, वो बिहार में हाजीपुर के गांव से थे, वो सहरसा के गांव से थे, गोपालगंज सीवान के गांव से थे, तो वो झारखंड के गुमला के किसी गांव से थे। तो ये कहाँ से आया? ऐसा नहीं था कि तभी शिक्षक जादुई थे, नहीं,
वो पूरा जो आवरण था, तमाम असुविधाओं के बावजूद, तमाम सुविधाओं के अभाव के बावजूद शिक्षा अपना एक नैतिक शास्त्र भी गढ़ के देती थी विद्यार्थियों के सामने, जो प्राथमिक स्तर पर प्राप्त हो जाता था। उसके बाद जो तमाम तरह की सुविधाएं जब जीवन में आती जाती थी, तो उन सुविधाओं को पिक करने का तरीका हमें आता था और उसके ताप को सहन करने का एक कवच हमारे सामने अभ्यास में होता था, जो हमको प्राथमिक स्तर की शिक्षा से ही दे दिया जाता था। तो हम अकबकाते नहीं थे। इसलिए हम बहुत अपने दादा के ज़माने, अपने नाना के ज़माने के जब IAS IPS को भी देखते हैं, तो उनका कूलनेस देख के हम अभी हैरत में आ जाते हैं कि इतना कुछ पा लेने के बाद भी आदमी किस तरह से जड़ से नहीं उखड़ा। ठीक बात है। तो ये एक तो बात है कि शैक्षणिक ढांचा प्राथमिक स्तर पर अगर ठीक नहीं होगा, हिंदुस्तान की कोई भी सरकार किसी भी राज्य की हो, कितना भी प्रयास कर ले उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की, अगर प्राथमिक शिक्षा का ढांचा बेहतर नहीं करेगी तो हम हवा में किला बनाएंगे। फिर आ जाते हैं शिक्षा के व्यवसायीकरण पर। वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमें कोचिंग, हमें कोच, हमें मेंटर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे पास प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा का जो पूरा जो ढांचा है वो बिल्कुल कमजोर है। हम बिना पढ़े यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप कोचिंग में जाएंगे तो हमें क्या कहा जाता है कि 6 से लेकर 12 तक के NCERT को पहले आप 1 साल में पढ़ लें, 6 महीना में पढ़ लें। ये हमें कोचिंग में तब बताया जाता है जब आप IAS की तैयारी करने बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात। अब सुनने में ये बात कितना गहरा लगेगा कि ये बहुत जरूरी बात है, आपको 6ठे से लेकर 12वीं तक के NCERT का तो ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए? तब जब हम 3 लाख रुपए दे के इंदौर के किसी कोचिंग संस्थान में बैठे हुए हैं और हमारे पीछे ग्रेजुएशन का इतिहास है कि हम प्राथमिक से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ा है और उसके बाद उस कक्षा में बैठकर अब हम कह रहे हैं कि 6ठे से 12वीं तक की किताबों का अध्ययन अब हम प्रेम से, इत्मीनान से करेंगे। तो इसके पहले हम कर क्या रहे थे? इसके पहले हमको पढ़ाई की गंभीरता क्यों नहीं बताई गई प्राथमिक स्तर पर, हाई स्कूल के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे? तो कहने का अर्थ कि अगर वहाँ जड़ मजबूत नहीं होगा तो ये है। और दूसरा है कि आज के दिन में जब तमाम बेरोजगारी के शोर के बीच में हम ये कहते हैं कि नौकरी के विकल्प कम पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर 2 बातें हैं। एक वर्ग ऐसा है सर जिसके लिए सरकारी नौकरी अर्थ का मसला नहीं है। हम चाहे उसके कारण जो भी हो, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ अर्थ हमें सामाजिक सोपान में ले जाने तक एक सीमा, एक हद तक ही मायने रखता है। हम वैशाली की गणिकाओं को हमने धार्मिक दान देते हुए देखा है, फिर भी वैशाली की नगर वधू को तब का समाज सबसे अधिक दान देने के बावजूद भी वो सम्मान कहाँ देता हुआ पाया जाता है? ठीक। चेतवन विहार दान में दे देने के बावजूद भी आपने बुद्ध के समय के भी उस नगर वधू को नगर वधू ही तो कहा। कहने का अर्थ यह है कि पैसा आपके सामाजिक सोपान में कहाँ तक हमें ले जाएगा। इसलिए हमारा समाज ऐसा है कि जो दबा कुचला पिछड़ा वर्ग है, अगर हम उसको सरकारी नौकरी का मैकेनिज्म नहीं देंगे, तो हम उससे अगर ये कहेंगे कि तुम व्यापार करके भारतीय सामाजिक व्यवस्था के शीर्ष सोपान पर जाके बैठ जाओगे और तब महसूस करोगे कि भारत में किसी तरह का सामाजिक विभेद नहीं है, तो हम असल में अपने आने वाले भविष्य के साथ भी छल करेंगे। तो अगर या तो हमारी सामाजिक बुनावट बदल जाए, हम ऐसे हो जाएं कि हम इस नाम पर विभेद ना करें, ठीक बात। और जब तक नहीं बदलता है तब तक वो खड़ा होकर वेट तो करेगा नहीं। तो उसके लिए सरकारी नौकरी वही मैकेनिज्म है। हम कलेक्टर से उसकी जात नहीं पूछते भारत में, व्यापारी से फिर भी चाय पीने से पहले पूछ लेते हैं, लेकिन हम पुलिस अधीक्षक से उसकी जात नहीं पूछते हैं। डंडा का साइज देखा जाता है ना, ये वाला कितना मारता है या ये वाला कितनी जोर से पटकता है। हम उसकी धमक पूछते हैं, जाति नहीं पूछते। ऐसे समय में, ऐसे भारत में, ऐसे समाज में नौकरी उस वर्ग की आवश्यकता है, वो भी शीर्ष नौकरी, सरकारी नौकरी। अब एक वर्ग ऐसा है जिसने या तो ये दौर देख लिया है या तो ये सुख भोग लिया है, इस वंचना से उबर चुके हैं। वो हो सकता है किसी भी वर्ग के हों, है ना। तो उनके लिए है कि भाई अन्य विकल्प है, रोजगार है, स्वरोजगार है ना, अपना व्यवसाय है। तो अपना व्यवसाय, अपना स्वरोजगार, यह एक ऐसा फील्ड है जहां पर आर्थिक असुरक्षा तो हमेशा रहेगी जी। तो वो युवाओं की अपनी क्षमता और अपनी पृष्ठभूमि पर आधारित है, अपनी रुचि पर आधारित है, उसको वो चुन सकते हैं। अब मैं आपके उस
क्षेत्र की तरफ आता हूँ, जिसमें आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इधर मैं देख रहा हूँ कि आप प्रतिनिधि हैं ही उसके बहुत सक्षम, और कुलपति कहूँ तो कुमार विश्वास जी हैं। और हिंदी का अब मैं एक बड़ा बहुत ही सुंदर स्वरूप देख रहा हूँ, बहुत सरल हिंदी, बहुत ना उसमें उर्दू के कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन ना उसमें हिंदी के वो शास्त्रीय शब्द हैं, ना उर्दू के भी वो जुस्तजू जिसने की ये सब चीज़ें। तो ये एक ऐसा हिंदी का दौर है जिसमें जो बोला जा रहा है वैसा ही लिखा जा रहा है। इस परिवर्तन को क्या आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? और मंचीय कविता हो या साहित्यिक कविता हो, इस तक ये हिंदी मंचीय कविता में तो हम देख रहे हैं, आप तो लोक कवि ही हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि फिल्मी गीतों तक भी ये आ चुका है और लेखन में भी ये प्रतिबिंबित हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कविता को मैं मानता हूँ दो ही प्रकार की होती है, या तो मंचीय या प्रपंचीय। बहुत बढ़िया। क्योंकि असल में बाजार ने मंच का अर्थ बदल दिया है। हाँ। बाजार ने मंच का अर्थ उसे कह दिया है जो मंच अर्थ दे रहा हो, वही मंच है। मैं जहां बैठकर अभी हिंदी कविता की बात कर रहा हूं, ये मंच है। और मैं यहां से जो भी कविता पढ़ूंगा वो मंचीय कविता है। मंच जहां से बात प्रेषित की जा सके। हाँ, ठीक बात है, वाह। व्यास गद्दी भी एक मंच है, जहां पर बैठकर व्यास मानस बांच रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बिना बात है। अर्थ की लालसा के। हाँ, तब जाके मानस घर घर पहुंचा है। अगर तुलसीदास के मानस को मंच न मिला होता तो फिर वही है प्रपंचीय चीजें जाती। बहुत सुंदर बात की, इतनी सरलता से आपने कितनी बड़ी बात कर दी। तो हम कई बार बाजार में होने और बाजारू होने के महीन फर्क को समझने में नाकाम होते हैं। आप गीता प्रेस बंद ना हो जाए इसके लिए समाज चंदा करता है। चिंता है ना कि बाजार में टिके रहे गीता प्रेस। बाजारू नहीं है ये, बाजारू होना नहीं है। हाँ, बाजारू होना, यानी बाजार में होना हाँ, और बाजारू होना दोनों में फर्क है। हिंदी के कई बार भाग दौड़ने, जहां पर हिंदी थोड़ी सी तेजी से हिंदी की दुनिया बदल रही है। मैं भाषाई शिल्प पर भी तुरंत आता हूं 1 मिनट में। जहां पर हिंदी का वैभव शास्त्र बदल रहा है, हिंदी का समाज शास्त्र थोड़ा बदल रहा है, उस आपाधापी और भाग दौड़ में हमने ये गुत्थम गुत्थी कर दिया कि बाजार और बाजारू दोनों एक चीज है। और इसमें तथाकथित हिंदी की जो मुख्य धारा बैठी हुई है दिल्ली में, जो किसी प्रतिष्ठान में बैठी होगी, किसी बड़े अट्टालिका के भीतर 20 लोगों के साथ गोष्ठियां कर रहे होंगे, उन्होंने इसका अर्थ बदल दिया। मैं कहूँ कि भोपाल में भी ऐसे प्रतिष्ठित स्थल होंगे जहां पर 4 हिंदी मुख्य धारा के लोग बैठे होंगे और वो बैठकर तय कर रहे होंगे मुख्य धारा ऐसी में है, इस बात को बिना देखे कि उस धारा में पानी है या नहीं। वो सूखी रेत पर मुख्य धारा उंगलियों से लिख रहे हैं जिसमें पानी नहीं है। हम कई बार सूखी रेत पर उंगली से मुख्य धारा लिख दे रहे हैं। मुख्य धारा में जरूरी है कि धार हो, पानी हो। तो ये है कि ये अच्छा है कि हिंदी के मंच बढ़े हैं। अब टीवी हो, सोशल मीडिया हो, कॉरपोरेट हो, इन लोगों ने आर्थिक आधार दिया है टीवी हिंदी को। तो ये हिंदी की जीविका के लिए जरूरी था जी, सृजन के लिए जरूरी था। अगर ऐसा भी क्या लेखन की मेरी प्रतिभा बांझ हो गई, लिखते लिखते सांझ हो गई। ऐसा भी क्या, हाँ, कुछ तो सृजन करे। क्योंकि अर्थशास्त्र अनैतिक चीज नहीं है। दुनिया खत्म हो जाए अगर अर्थशास्त्र ना रहे, बिल्कुल ठीक है। तो ये कोई ये बुरी चीज नहीं है। हाँ। दूसरी बात मैं आता हूँ कि एक बात बड़े सामान्य प्रचलन में है कि क्या हम लोग जिस तरह की हिंदी लिख रहे हैं वो क्या सामान्य बोलचाल की भाषा है। तो अगर हम प्रेमचंद से शुरू करें सर, तो ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी और बहुत होशो-हवास में, कि प्रेमचंद गोदान कफन कर्मभूमि में जो भाषा लेके आ रहे हैं, हम लोग उसी परंपरा की भाषा को लिख रहे हैं। हम लोगों ने कहीं से कोई न नयापन उसमें आया है और ना ही कुछ मिलावट हमने की है। हम इसको नई वाली हिंदी इसलिए कहते हैं क्योंकि नई वाली हिंदी इस सेंस में हम इसको कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने नए दौर के रूपक इस्तेमाल किए हैं, उपमान इस्तेमाल किए हैं। तो कहन में भाषा में कहन ही नया होता है। ठीक बात है।
हम शब्दकोश नया कहाँ से लाएंगे, नहीं, उपमा नहीं। से लाएंगे। हाँ, ठीक वो बात कह रहे हैं ना, तुलसीदास सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सारे उपमान तो झूठे हो गए, हाँ। सब उपमान रहू जुठारी। तो हाँ। अब मैं आपके सौंदर्य का वर्णन किससे करूं? किससे करूं? हाँ, सारे उपमान झूठे पड़ गए हैं। ठीक इसका बात मतलब है कि तुलसी जी कह रहे हैं कि रूपक नया लाना है, कहन बस नया करना है। नया करना है। यानी कि हम भी अपने युग में रूपक नया ले आ रहे हैं। हम्म। जैसे मैं कहूं कि यह आदमी प्रक्षेपास्त्र की तरह वहां गया, मैं पहले कह सकता था, आज से उसके पहले कि ये आदमी हवाई जहाज की तरफ दौड़ रहा है, उसके पहले लोग कहते थे ये आदमी घोड़ा की तरफ दौड़ता है। ठीक बात है। तो रूपक बदल रहा है, रूपक बदल रहे हैं। ठीक है। तो हमने रूपक बदला है, हमने भाषाई शिल्प के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। और हम जिस सरलतम की बात करते हैं, सरलता की बात करते हैं, उसका बहुत महत्व है। फिराक गोरखपुरी ने एक अपने साक्षात्कार में कहीं कहा था, कालजयी रचनाएं तरकारी बेचने की भाषा में लिखी जाएगी। और कालजयी रचना रामचरितमानस इस बात का उदाहरण है हमारे सामने। आप अवधि में लिखी उस किताब से पूछते नहीं है पूरी दुनिया में, जहां भी किसी डेस्क पर रखा हो कि ये अवधि में लिखा गया, नहीं, आप कहते हैं मानस का रस ही अलग, ठीक बात है। बिना ये पूछे कि वो अवधि में है। कहना यह है कि प्रेमचंद के टाइम में अगर प्रेमचंद के टाइम में 21वीं सदी होती और नोकिया का मोबाइल होता, तो गोदान में गोबर भी कलकत्ता में उतर के पतला पिन खोज रहा होता कि भाई चार्जर किसी के पास है क्या, पतला पिन। वो युग नहीं है, इसलिए उसमें नोकिया नहीं है, उसमें मोबाइल नहीं है, उसमें लैपटॉप नहीं है। लेकिन जहां जहां बोलचाल की भाषा है, तो होरी और धनिया की भाषा हमारे औघड़ के विरंची की भाषा से अलग कहाँ है? अलग कहाँ है? यानी कि एक लेखक की अपनी भाषा होती है, एक समाज की भाषा होती है। हम अपनी भाषा में साधारण हिंदी इसलिए लिखना या साधारण भाषा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लिख रहे हैं कहानी बौद्धिक दार्शनिकों के लिए नहीं, हम समाज के आखिरी व्यक्ति के लिए उपन्यास लिख रहे हैं। हाँ। यही काम प्रेमचंद ने शुरू किया था। जब हम तिलिस्मी उपन्यास पढ़ रहे थे, चंद्रकांता संतति और जैसे उपन्यास आ रहे थे, तो वहां से उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा गोदान, वो कफन लिख रहे हैं, वो कर्मभूमि लिख रहे हैं, वो गमन लिख रहे हैं, वो पूस की रात जैसी कहानियां लिख रहे हैं। यानी उस समाज के आखिरी व्यक्ति को भी साहित्य पढ़ना है, इसकी चिंता करनी चाहिए। तो यही बात है। तो भाषाई शिल्प के साथ कहीं कोई छेड़खानी नहीं है। आप अगर रेणु का महिला आंचल उठाएंगे, आप राग दरबारी की भाषा देखेंगे, तो वो सारी उसी परंपरा में हम लोग भी लिख रहे हैं। वाह, आपने बड़ा उत्तर ज़बरदस्त दे दिया। ये प्रश्न मेरे मन में कई बार उमड़ता घुमड़ता था और जवाब तक मैं भी नहीं पहुंच पाता था, और शायद देखने वालों को भी लगता होगा। वक्त कम है, नहीं तो आपसे बात करने का क्रम, लेकिन मुझे मालूम है मध्य प्रदेश अब आपका एक तरह से आपका गृह प्रदेश ही जैसा हो गया है। तो अब आपका आने जाने का क्रम यहाँ निरंतर रहता ही है। तो फिर एक कोई कड़ी मैं खोजूँगा। आपकी नई किताब भी आने वाली है जो फिर एक बार धमाल करेगी, और उस पर तैयारी चल रही है, और वो भी एक ऐसे परिवार पर है जो अपनी मध्यम या निम्न मध्यम वर्गीय संरचना के अंतर विरोधों से जूझ रहा है। तो इंतज़ार तो कीजिएगा आप। और आप जानते ही हैं नीलोत्पल जी बेस्ट सेलर हैं इस मामले में। उनकी किताब आती है और हाथों हाथ ली जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समाज का वो युवा भी उनकी किताब को बहुत ललक से पढ़ता है, जो बहुत करियरिस्टिक है, बहुत बुद्धिमान है। JNU में भी है, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी है, और मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ख़त्म ज़रूर मैं करूँगा, आपके किसी प्रिय एक कोई गीत आपका हो जो अभी अभी ताज़ा भी हो सकता है, या मैं कोई पुराना नहीं, मैं एक चार पंक्ति अब से बात करते हुए मेरे जहन में ऐसे ही आ रही है। जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो शायद मैं पहली बार उसको स्क्रीन पे सुना रहा हूं। चार पंक्ति मैं सुनाता हूँ जी। इसको फिर बाद में मैं और लिखूंगा। मैं अभी जो चार पंक्ति आ रही है, क्या बात है कि हम लोगों ने जिस तरह से युवाओं की बात की, तो देखिए यही होता है कि आप अपने भावनाओं का कतरन एक कोने में जमा करते जाते हैं, अपनी संवेदनाओं का। ठीक है ना। जब आप बात करते हैं, जब आप सोचते हैं जिस विषय के बारे में, तो केवल बात नहीं करते हैं, उसका कतरन एक जगह जमा होता है। यूं कहिए कि इत्र गिरता रहता है बूंद बूंद, और वो जमा होता है। तो अभी जो इत्र वो बूंद बूंद से गिरा है, उससे चार लाइन ये देगा। अरे ये गांव देहात के लड़के, अरे ये गांव देहात के लड़के, कई बाधाओं से लड़के,
क्या बात है। अरे ये गांव देहात के लड़के कई बाधाओं से लड़के पहुंचाए नहीं गए हैं, आहा, पहुंचाए नहीं गए हैं, आए हैं खुद से चल के। आहा, वाह 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 वाह, ये गांव क्या बात देहात है। के लड़के आहा, आहा, कई आहा। बाधाओं अरे से क्या लड़के। बात है, क्या तो बात। बिना किसी सहारे, बिना किसी पैरवी, बिना किसी सिफारिश, इन सब को ये संघर्ष करते हुए सभी युवाओं को अपनी अपनी यात्रा अपने अपने रास्ते में तय करनी है कि ये गांव देहात के लड़के आहा, ये पहुंचाए नहीं गए गए हैं, ये आए हैं खुद चल चल के। देखिए क्या बात है साहब, है ना। और जीवन उन्हीं का है जो पहुंचाए नहीं गए, जो आए हैं चल के। और यही जीवन का वो संघर्ष है जिसको लेकर आप और हम कहते हैं कि संघर्ष मनुज के जागृत पौरुष की अविरलता का स्वर है। बहुत शुभकामनाएं नीलोत्पल जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा आनंद आता है आपसे बात करके। तो अगली बार एक और ख़ास व्यक्तित्व को लेकर, एक विशिष्ट व्यक्तित्व को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।